भाव और सामाजिक अनुभूति सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल दो मुख्य उपयोग वाले क्षेत्र हैं। तीसरा प्रमुख क्षेत्र दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क या लोगों के बीच संबंधों, आकस्मिक और अंतरंग दोनों से संबंधित है। सामाजिक संपर्क में पूर्वाग्रह और भेदभाव, पसंद और प्यार और आक्रामकता और सामाजिक व्यवहार शामिल हैं। पूर्वाग्रह और भेदभाव 12.10 पूर्वाग्रह और भेदभाव के बीच अंतर बताएं। हमने देखा है कि कैसे रूढ़िवादिता विशेषताओं का एक समूह जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वह किसी विशेष सामाजिक श्रेणी या समूह के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है, उस व्यक्ति या लोगों के समूह के बारे में केवल सही जानकारी का उपयोग करके बनाई जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों के बारे में असमर्थित और अक्सर नकारात्मक रूढ़िबद्ध रवैया रखता है, तो इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। जब पूर्वाग्रह पूर्ण रवैये के कारण किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता वाली स्थितियों में दूसरों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता है, तो इसे भेदभाव कहा जाता है। पूर्वाग्रह एक दृष्टिकोण है और भेदभाव वह व्यवहार है जो उस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप हो सकता है। हालांकि भेदभावपूर्ण व्यवहार को कम करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ दृष्टिकोण रखने के खिलाफ कानून बनाना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, भेदभाव को नियंत्रित किया जा सकता है और कुछ मामलों में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भेदभाव के लिए जिम्मेदार पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये को इतनी आसानी से नियंत्रित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। पूर्वाग्रह और भेदभाव के प्रकार। पूर्वाग्रह कई प्रकार के होते हैं। पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप भी कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। उम्रवाद या बुजुर्गों या किशोरों, अन्य लोगों के बीच के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया, लिंगवाद, नस्लवाद या विभिन्न जातीय समूहों के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह, विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह, विभिन्न आर्थिक स्तर के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह, जो अधिक वजन वाले हैं, जो है बहुत पतले या जिनका यौन रुझान अलग है। पूर्वाग्रह इस संदर्भ में भी भिन्न हो सकते हैं कि किस प्रकार के लोग या समूह सबसे अधिक संभावित लक्ष्य बनाते हैं। किसी भी समाज में होगा। रुपया, हम, बनाम, वे, ग्रुप में वे सभी पी हैं जिनके साथ एक विशेष व्यक्ति की पहचान होती है और आउट ग्रुप में बाकी सभी लोग शामिल होते हैं। बी स्विफ्टस्टोन एट अल. 2002 ताजुफेल और टना 1986। इसका एक उदाहरण ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में पाया जा सकता है, जो 2013 में ट्रेवॉन मार्टिन की गोली लगने से हुई मौत के मामले में जॉर्ज जिमरमैन के बरी होने के जवाब में एक ट्विटर अभियान के रूप में शुरू हुआ था। दिन में इन ग्रुप और आउट ग्रुप का गठन बचपन में शुरू होता है। रूवल एट अल. 2004। जैसे जैसे बच्चे वयस्क होते जाते हैं, ये जारी रहता है। एक बार जब कोई आंतरिक समूह स्थापित हो जाता है, तो समूह के बाहर के समूह के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण व्यवहार जल्दी ही शुरू हो जाता है, जिससे तनाव पैदा होता है और बाहरी समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रूअर 2001, फोसेट एट अल. 2014। आउट ग्रुप के सदस्य आमतौर पर त्वचा के रंग या बालों के रंग जैसी कुछ सतही विशेषताओं के अनुसार रूढ़िबद्ध हो जाते हैं और एक बार बन जाने के बाद रूढ़िबद्धता से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। कैमरून एट अल. 2001, हैमिल्टन और सिफोर्ड 1976। सूक्ष्म आक्रामकता प्रतीत होता है कि मामूली अपमान और नकारात्मक आदान प्रदान जो कि प्रमुख पंथ के सदस्य जब अल्पसंख्यकों के प्रति उपयोग करते हैं, तो भेदभावपूर्ण उपचार में जोड़ते हैं। सूक्ष्म आक्रामकता किसी नस्लीय या लिंग पक्षपातपूर्ण विशेषण का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के समान स्पष्ट नहीं है।
लेकिन अधिक उपबयान हैं जो एक रूढ़िबद्ध विचार को दोहरा सकते हैं या जो न्यूनतम कर सकते हैं भेदभावपूर्ण राष्ट्र की वास्तविकता। मुकदमा 20,201 उदाहरण के लिए, एक पेशेवर महिला जिसे एक पर्यवेक्षक ने कहा है कि उसे अपना हेयर स्टाइल बदलने की जरूरत है क्योंकि यह गैर पेशेवर है, इसे पर्यवेक्षक से सूक्ष्म आक्रामकता का अनुभव करने के रूप में देखा जा सकता है। बलि का बकरा बनाना समूहों के बीच संघर्ष आमतौर पर तब अधिक होता है जब अन्य दबाव या तनाव चल रहा हो, जैसे कि युद्ध, आर्थिक कठिनाइयां या अन्य दुर्भाग्य। जब ऐसे दबाव मौजूद होते हैं तो बलि का बकरा खोजने की आवश्यकता मजबूत हो जाती है। एक व्यक्ति या एक समूह, आमतौर पर एक सदस्य या एक बाहरी समूह के सदस्य, जो समूह के सदस्यों की कुंठाओं और नकारात्मक भावनाओं के लिए लक्ष्य की सेवा करते हैं। ये शब्द बकरी को बाहर बेचने की प्राचीन यहूदी परंपरा से आया है। सभी लोगों के प्रतीकात्मक पापों को अपने सिर पर लेकर जंगल में। बलि का बकरा सबसे कम शक्ति वाले लोगों का समूह होगा और किसी भी क्षेत्र में सबसे नए अप्रवासी आमतौर पर वे होते हैं जिनके पास उस समय सबसे कम शक्ति होती है। यही कारण है कि कई सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 1992 के वसंत में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जो दंगे हुए थे वे उन्हीं क्षेत्रों में हुए थे। ये कुख्यात रॉडनी किंग की पिटाई का समय था। रॉडनी किंग एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति था जिसे उसकी कार से सड़क पर खींच लिया गया था और 4 पुलिस अधिकारियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। पिटाई को एक दर्शक ने टेप पर कैद कर लिया। मुकदमे में अधिकारियों को घातक हथियार से हमले का दोषी नहीं पाया गया। इस निर्णय के बाद हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। नाइट 1996। इन दंगों के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे अधिक दंगे और हिंसा अफ्रीकी अमेरिकी इलाकों में ज्यादातर श्वेत पुलिस अधिकारियों के पड़ोस में नहीं हुई। दंगे एशियाई अमेरिकियों और एशियाई लोगों के पड़ोसी इलाकों में सबसे ज्यादा थे, जो इस क्षेत्र में सबसे हाल ही में आप्रवासी थे। जब कोई समूह हाल ही में किसी क्षेत्र में आया हो, जैसा कि एशियाई लोगों ने किया था, तो उस समूह के पास उस नए क्षेत्र में सबसे कम सामाजिक शक्ति और प्रभाव होता है। इसलिए दंगाइयों ने अपनी कुंठा उन कुंठाओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि विरोध करने की सबसे कम शक्ति वाले लोगों के समूह पर निकाली। चांग 2004, किम और किम 1999। 11 सितंबर 2001 की घटनाओं के बाद मुख्य रूप से गैर मुस्लिम देशों में रहने वाले कई मुसलमानों को अब इसी तरह से देखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि अत्याचार एक कट्टरपंथी समूह द्वारा किया गया था। लोग कैसे सीखते हैं और पूर्वाग्रह से कैसे उबरते हैं? 12.11 पूर्वाग्रह कैसे सीखा जाता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। जैसा कि हम मनोविज्ञान अनुभाग में क्लासिक अध्ययन में देखेंगे, यहाँ तक कि बच्चों में भी सही परिस्थितियों में पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण विकसित होने का खतरा होता है। दृष्टिकोण का प्रदर्शन के विभिन्न रूप ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे बच्चे सीख सकते हैं और पूर्वाग्रह विकसित कर सकते हैं। पूर्वाग्रह की उत्पत्ति क्या सभी पूर्वाग्रह केवल सीखने का विषय है या कुछ और भी हैं? काम पर कारक पूर्वाग्रह की उत्पत्ति और इसकी निरंतरता को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सामाजिक दुनिया को समझने के संबंध में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए पूर्वाग्रह को एक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है जो प्रत्यक्ष निर्देश, मॉडलिंग और सीखने पर अन्य सामाजिक प्रभावों के माध्यम से अन्य दृष्टिकोणों के रूप में बनता है।
यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत पूर्वाग्रह के यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत में कहा गया है कि बढ़ता पूर्वाग्रह और भेदभाव आंतरिक समूह और बाहरी समूह के बीच संघर्ष की बढ़ती डिग्री से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब वे समूह एक सामान्य संसाधन की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि भूमि या उपलब्ध नौकरियां, होरोविट्ज 1985, टेलर और मोगदाम 1994। चूंकि इतिहास और आधुनिक काल में इसके उदाहरण बहुत अधिक हैं, इसलिए केवल कुछ को ही सूचीबद्ध करना संभव है। प्रारंभिक क्रूसेडर्स और मुसलमानों के बीच संघर्ष, यहूदी लोगों और जर्मनों के बीच, आयरिश कैथोलिकों और के बीच नफरत, आयरिश प्रोटेस्टेंट और यू नेम द कंट्री की मूल आबादी और उस भूमि को चाहने वाले उपनिवेशवादियों के बीच संघर्ष। निम्नलिखित अनुभाग एक क्लासिक अध्ययन है जो बताता है कि कितनी आसानी से आंतरिक समूह और बाह्य समूह बनाए जा सकते हैं और कितनी जल्दी पूर्वाग्रह और भेदभाव आते हैं। मनोविज्ञान में क्लासिक अध्ययन। भूरी आंखें, मेरी आंखें 1968 में लोवा के एक छोटे से शहर में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के कुछ दिनों बाद जैन एलियट नाम की दूसरी कक्षा की शिक्षिका ने अपने छात्रों को सबक सिखाने की कोशिश की। पूर्वाग्रह और भेदभाव में उसने अपने छात्रों को दो समूहों में विभाजित किया, नीले रंग वाले आंखें और भूरी आंखों वाले। पाठ के पहले दिन नीली आंखों वाले बच्चों को विशेष विशेषाधिकार दिए गए, जैसे अवकाश के समय अतिरिक्त समय और दोपहर के भोजन के लिए पहले निकलना। उन्होंने नीली आंखों वाले बच्चों से ये भी कहा कि वे भूरी आंखों वाले बच्चों से बेहतर हैं। उन्होंने भूरी आंखों वाले बच्चों से कहा कि वे दोपहर के भोजन के समय कुछ सेकंड लेने की जहमत न उठाएं क्योंकि यह बर्बाद हो जाएगा। उसने नीली आंखों वाले बच्चों और भूरी आंखों वाले बच्चों को अलग रखा। पीटर्स 1971। हालांकि एलियट ने भूरी आंखों वाले बाहरी समूह की आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्द ही पाया कि नीली आंखों वाले बच्चे भी आलोचना कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखा रहे थे और भूरी आंखों वाले बच्चों पर अपने हमलों में काफी शातिर थे। दिन के अंत तक नीली आंखों वाले बच्चे श्रेष्ठ महसूस करते थे और कार्य करते थे, और भूरी आंखों वाले बच्चे दुखी थे। यहाँ तक कि भूरी आंखों वाले बच्चों के कम टेस्ट को भी उनके दुख को दर्शाते हैं। 2 दिन बाद भूरी आंखों वाले बच्चे पसंदीदा समूह बन गए और पहले 2 दिनों के प्रभाव फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार उल्टा नीली आंखों वाले बच्चे हीन महसूस करने लगे और उनके परीक्षा स्कोर में गिरावट आई। तथ्य ये है कि टेस्ट स्कोर ने आउटग्रुप द्वारा प्राप्त उपचार को प्रतिबिंबित किया है। यह आश्चर्यजनक है, जो उन बच्चों की शिक्षा पर पूर्वाग्रह और भेदभाव के प्रभावों के बारे में सवाल उठाता है जो रूढ़िबद्ध आउटग्रुप के सदस्य हैं। ये भी पता चलता है कि बच्चे अपने ही सहपाठियों के साथ भेदभाव करने के लिए इतने इच्छुक थे, जिनमें से कुछ प्रयोग से पहले उनके करीबी दोस्त थे। इस कक्षा प्रयोग के बारे में अपनी पुस्तक ए क्लास डिवाइडेड पीटर्स 1971 में बताया गया है कि जो छात्र मूल प्रयोग का हिस्सा थे, जब 15 साल बाद अनुभव के बारे में बात करने के लिए फिर से मिले, तो उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यह प्रारंभिक अनुभव पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और भेदभाव ने उन्हें युवा वयस्कों के रूप में कम पूर्वाग्रही बनने में मदद की।
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत सामाजिक दुनिया को समझने के संबंध में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग का संदर्भ देता है। यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत सिद्धांत बताता है कि सीमित संसाधनों पर संघर्ष करने वाले समूहों के बीच पूर्वाग्रह और भेदभाव बढ़ जाएगा। सिद्धांत वह सिद्धांत जिसमें किसी विशेष सामाजिक समूह के भीतर किसी व्यक्ति की पहचान के गठन को सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक पहचान और सामाजिक तुलना द्वारा समझाया जाता है। सामाजिक पहचान आत्मा अवधारणा का वह भाग जिसमें एक विशेष सामाजिक श्रेणी के सदस्य के रूप में स्वयं का दृष्टिकोण शामिल है। सामाजिक तुलना दूसरों से अपनी तुलना करना जिससे किसी का आत्म सम्मान बढ़ता है। स्टीरियोटाइप भेद्यता अपने सामाजिक समूह से जुड़ी रूढ़िवादिता के प्रति लोगों की जागरूकता का उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी किसी की अपेक्षाओं की प्रवृत्ति किसी के व्यवहार को इस तरह प्रभावित करती है कि अपेक्षाओं के घटित होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्थिति संपर्क समूहों के बीच संपर्क जिसमें समूह को समान दर्जा प्राप्त है और किसी भी समूह के पास दूसरे पर शक्ति नहीं है। आरा कक्षा शैक्षिकी तकनीक जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी का केवल एक हिस्सा दिया जाता है, जिससे अलग अलग व्यक्तियों को समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कॉम में है 1982 की बात है। नीम जब सैम को पिक आकर्षण किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध पसंद करना या उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखना चाहे। पसंद की पारस्परिकता लोगों की दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति जो बदले में उन्हें पसंद करते हैं। प्यार का प्रकार जिसमें अंतरंगता और जुनून शामिल है। सहचरी प्रेम प्रकार का प्रेम जिसमें अंतरंगता और प्रतिबद्धता शामिल है। रोमांचक सामाजिक स्थिति में रहने वाले व्यक्ति से अपेक्षित होता है। सामाजिक भूमिका व्यवहार का वह पैटर्न जो किसी विशेष सामाजिक स्थिति में रहने वाले व्यक्ति से अपेक्षित होता है। प्रोसोशल व्यवहार सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार दूसरों को फायदा पहुंचाता है। असामाजिक व्यवहार जो बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के किया जाता है और इसमें स्वयं को नुकसान पहुंचाने का जोखिम शामिल हो सकता है। दूसरों का दर्शक प्रभाव मदद करने या न करने के निर्णय पर अन्य लोगों की उपस्थिति के प्रभाव का जिक्र करते हुए दर्शकों की संख्या बढ़ने पर मदद की संभावना कम हो जाती है। जिम्मेदारी का प्रसार तब होता है जब कोई व्यक्ति अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण कार्यों या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी लेने में विफल रहता है जो साझा करते देखे जाते हैं। जिम्मेदारी स्थिति संपर्क समूहों के बीच संपर्क जिसमें समूह को समान दर्जा प्राप्त है और किसी भी समूह के पास दूसरे पर शक्ति नहीं है। आरा कक्षा शैक्षिकी तकनीक जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी का केवल एक हिस्सा दिया जाता है, जिससे अलग अलग व्यक्तियों को समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टी डी डी -1 है। 2 एक समान प्रयोग में आपकी यह प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? 3 क्या एलियट ने अपनी कक्षा में जो पढ़ा उसे लेकर कोई नैतिक चिंताएं हैं?
4 यदि बच्चों के समूह के साथ प्रयोग 2 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता तो बच्चों के व्यक्तित्व और प्रदर्शन में कितने परिवर्तन आ सकते थे? सामाजिक पहचान सिद्धांत। सामाजिक पहचान सिद्धांत एक विशेष सामाजिक समूह के भीतर किसी व्यक्ति की पहचान के निर्माण और उस समूह के साथ पहचान के साथ चलने वाले दृष्टिकोण, अवधारणाओं और व्यवहार के लिए 3 प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। ताजले और टर्नर 1986, रिचर्ड एट अल 2015। पहली प्रक्रिया सामाजिक वर्गीकरण है। जैसा कि इस अध्याय में पहले चर्चा की गई है, जिस तरह लोग दूसरों के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए दूसरों को श्रेणियां आवंटित करते हैं, जैसे कि काले, सफेद, छात्र, शिक्षक, और इसी तरह लोग खुद को भी सामाजिक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक पहचान सिद्धांत का दूसरा तत्व पहचान है, या किसी की सामाजिक पहचान का गठन। एक सामाजिक पहचान आत्मा अवधारणा का हिस्सा है, जिसमें एक विशेष सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में स्वयं का दृष्टिकोण शामिल होता है। सामाजिक श्रेणी, विशिष्ट इन ग्रुप। सामाजिक पहचान सिद्धांत का तीसरा पहलू सामाजिक तुलना है। फेस्टिगेर 1954 की अवधारणा, जिसमें लोग अपने आत्म सम्मान को प्रभावित करने के लिए दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। ठीक है, कम से कम मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ। आउट ग्रुप के सदस्य आसान तुलना करते हैं। सामाजिक पहचान के सभी 3 पहलू कम से कम आंशिक रूप से एक समूह, विशेष रूप से एक छोटे समूह के साथ बातचीत के माध्यम से बनते हैं। थॉमस एट अल 20116। पूर्वाग्रह के संबंध में सामाजिक पहचान सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि लोगों को दूसरों को वर्गीकृत करने या रूढ़िबद्ध करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, जिससे समूह में हम बनाम वे की भावना पैदा होती है, जिसे लोग बाहरी समूहों के प्रति अपनाते हैं। पूर्वाग्रह का परिणाम कम से कम आंशिक रूप से दूसरों को नीची दृष्टि से देखकर अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की आवश्यकता से हो सकता है। रूढ़िबद्ध भेद्यता, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, रूढ़िवादिता वह व्यापक मान्यताएं हैं जो एक व्यक्ति के पास दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में होती हैं। रूढ़िवादिता न केवल लोगों के दूसरे लोगों को देखने के तरीके को प्रभावित करती है, बल्कि रूढ़िवादिता लोगों के खुद को देखने के तरीके और उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है। स्नाइडर एट अल 1977। स्टीरियोटाइप भेद्यता उस प्रभाव को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के दूसरे के रूढ़िवादी विचारों के ज्ञान का उस व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ सकता है। ऑस्बोम 2007, स्टील 1992, 1997। शोध से पता चला है कि जब लोग उन रूढ़िवादिता के बारे में जानते हैं जो आमतौर पर दूसरों द्वारा उनके अपने समूह पर लागू की जाती हैं, तो वे उन तरीकों से व्यवहार करने के बारे में चिंतित महसूस कर सकते हैं जो उस रूढ़िवादिता का समर्थन कर सकते हैं। इस डर के परिणामस्वरूप चिंता और आत्मचेतना उत्पन्न होती है, जिसका उनके प्रदर्शन पर एक प्रकार की स्वपूर्ति भविष्यवाणी में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या अपेक्षाओं का परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। स्टीरियोटाइप भेद्यता अत्यधिक स्टीरियोटाइप खतरे से संबंधित है, जिसमें एक स्टीरियोटाइप समूह के सदस्यों को किसी भी स्थिति से चिंतित और सावधान किया जाता है जिसमें उनका व्यवहार एक स्टीरियोटाइप की पुष्टि कर सकता है। अब्दू एट अल 2016, हार्टले और सटन 2013, हाइट और क्लिंग 2001, स्टील 1999। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कोकेशियन और अफ्रीकी अमेरिकी प्रतिभागियों स्टील और एरोनसन 1995 दोनों को एक कठिन मौखिक परीक्षण दिया। आधे अफ्रीकी अमेरिकी प्रतिभागियों को परीक्षण से पहले एक जनसांख्यिकीय प्रश्न पर अपनी जाति दर्ज करने के लिए कहा गया, जिससे उन्हें अपनी अल्पसंख्यक स्थिति के बारे में पता चल गया। उन प्रतिभागियों ने अन्य प्रतिभागियों
अफ्रीकी अमेरिकी और कोकेशियन दोनों की तुलना में परीक्षण में स्कोर में उल्लेखनीय कमी देखी, जिन्होंने इस तरह के जनसांख्यिकीय प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। जनसांख्यिकीय जनसंख्या की सांख्यिकीय विशेषताओं से संबंधित। उनके पास अधिक गलत उत्तर थे, प्रतिक्रिया समय धीमा था, कम प्रश्नों का उत्तर दिया और अन्य प्रतिभागियों की तुलना में अधिक चिंता प्रदर्शित की। स्टील और एरोनसन 1995 प्रदर्शन पर स्टीरियोटाइप खतरे के समान प्रभाव महिलाओं में पाए गए हैं। गोंजलेस एट अल 2002 स्टील 1997 स्टील एट अल 2002 और शैक्षणिक सेटिंग में एथलीटों के लिए यूपिक एंड प्रेंटिस 2005। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कुछ लोग खुद को एक अलग सामाजिक पहचान के साथ पहचानकर रूढ़िबद्ध खतरे की भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, जैसे कि एक महिला जो गणित की परीक्षा देते समय खुद को महिलाओं के बजाय कॉलेज के छात्रों के साथ पहचानती है। इसे अक्सर गणित की कमी के रूप में रूढ़िबद्ध माना जाता है। राइडेल और बाउचर 2010। हालांकि ये प्रभाव केवल उन महिलाओं पर लागू होता है जिनके पास काफी उच्च आत्मसम्मान है। पूर्वाग्रह पर काबू पाना। पूर्वाग्रह के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार शिक्षा है। सीखना उन लोगों के बारे में जो आपसे कई मायनों में अलग हैं। दूसरों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ सीधा संपर्क करना और उन्हें बाहरी या अजनबी के बजाय लोगों के रूप में देखने का अवसर प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए कॉलेज सेटिंग में इंटरग्रुप संपर्क बहुत आम है, जहां कई अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र और शिक्षक एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। क्योंकि वे कई समान अनुभवों, मध्यावधि, अंतिम और इसी तरह से गुजरते हैं, इन विविध पृष्ठभूमि के लोग दोस्ती बनाने और एक दूसरे के सांस्कृतिक, जातीय या धार्मिक मतभेदों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए सामान्य आधार ढूंढते हैं। समान स्थिति संपर्क। सामाजिक समूहों के बीच संपर्क कुछ परिस्थितियों में उल्टा पड़ सकता है, जैसा कि रॉबर्ट्स-केव नामक एक प्रसिद्ध अध्ययन शेरिफ एट अल 1961 में देखा गया है। रॉबर्ट्स-केव नामक ग्रीष्मकालीन शिविर में किए गए इस प्रयोग में 22 श्वेत, अच्छी तरह से समायोजित 11 और 12 वर्षीय लड़कों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह अलग अलग आवास में रहता था और दैनिक गतिविधियों के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग रखा जाता था। दूसरे सप्ताह के दौरान समूह में संबंध बनने के बाद शोधकर्ताओं ने एक समूह को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने वाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी घटनाओं की योजना बनाई। दोनों समूहों के बीच नाम पुकार, झगड़े और शत्रुता उभरने के साथ अंतर समूह संघर्ष तेजी से हुआ। तीसरे सप्ताह में दोनों समूहों को सुखद, गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के लिए एक साथ लाना शामिल था, इस उम्मीद में कि सहयोग का परिणाम होगा। इसके बजाय समूहों ने तीसरे सप्ताह की गतिविधियों को अधिक शत्रुता के अवसर के रूप में उपयोग किया। संकटों की एक श्रृंखला प्रयोगकर्ताओं द्वारा जानबूझकर बनाई गई को हल करने के लिए एक साथ काम करने के लिए मजबूर होने के कई हफ्तों के बाद ही लड़कों ने शत्रुता खो दी और समूहों के बीच दोस्ती बनाई। संकटों से निपटने के दौरान लड़कों को समान स्थिति के संपर्क की स्थिति में मजबूर होना पड़ा, जिसमें वे सभी एक ही स्थिति में थे और कोई भी समूह दूसरे पर सत्ता नहीं रख रहा था। निरंतर सकारात्मक सहयोग के साथ साथ पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करने के लिए समान स्थिति संपर्क दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वाग्रह को कम करने पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दूसरे समूह के लोगों के साथ व्यक्तिगत भागीदारी सहयोगात्मक होनी चाहिए और तब होनी चाहिए जब सभी समूह शक्ति या स्थिति के मामले में समान हो। पेटिग्रेव और ट्रॉप 2000, रॉबिन्सन और प्रेस्टन 1976।
जिग्सॉ क्लासरूम विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सहयोगात्मक तरीके से संपर्क को बढ़ावा देने में मदद करने का एक संभावित तरीका मिश्रित क्षमताओं या स्थिति वाले लोगों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग पर निर्भर कार्य में सफलता प्राप्त करना है। यदि समूह के प्रत्येक सदस्य के पास समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी है, तो एक स्थिति बन जाती है जिसमें लोगों को अपने साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अरोनसन एट अल. 1978। सामान्यतः स्कूल विविध भिन्न विविध बराबर सिवाय और इसलिए विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा होने की अधिक संभावना है और कक्षाएं इस आधार पर आयोजित नहीं की जाती हैं, बल्कि अधिक प्रतिस्पर्धी पृष्ठभूमि वाली होती हैं। एक जिग्सॉ कक्षा में छात्रों को एक विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करना होता है। प्रत्येक छात्र को एक पहेली का टुकड़ा या जानकारी दी जाती है जो समस्या और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अरोनसन एट अल. 1978, क्लार्क 1994। विविधता को हल करने वाले छात्र समूह के अन्य सदस्यों के साथ अपनी जानकारी साझा करते हैं। छात्रों के बीच बातचीत बढ़ जाती है, जिससे यह अधिक संभावना हो जाती है कि वे छात्र एक दूसरे को भागीदार के रूप में देखेंगे और दूसरों को सदस्य के रूप में लेबल करने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे। एक बाहरी समूह का और उनके साथ अलग व्यवहार करना। ये तकनीक कॉलेज स्तर के साथ साथ निचले स्कूल ग्रेड में भी काम करती है। जॉनसन एट अल. 1991, लॉर्ड 2001। शिकायत वी हो के माध्यम से मदद करता है। कहना कौन एक क्या ई का अबू एस प्राप्त करें। पारस्परिक आकर्षण 12.12 पारस्परिक आकर्षण में शामिल कारकों की पहचान करें। पूर्वाग्रह काफी हद तक ये बताता है कि लोग प्रत्येक को पसंद क्यों नहीं करते। वह वे कार्मिक अन्य मनोविज्ञान इस बारे में क्या कहता है कि लोग किसी और को क्यों पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें लोग पाए पसंद करते हैं और आकर्षक लगते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को पसंद करना या उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखना पारस्परिक आकर्षण कहलाता है और इस विषय पर काफी शोध हुआ है। नियमों को कौन नहीं जानना चाहेगा। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण में कई कारक शामिल होते हैं, जिसमें सतही शारीरिक विशेषताएं जैसे शारीरिक सुंदरता और निकटता, साथ ही व्यक्तित्व के तत्व शामिल हैं। पसंद किया कारण आरो में वह उसकी शारीरिक आकर्षण जब लोग सोचते हैं कि क्या चीज उन्हें दूसरों की ओर आकर्षित करती है। आमतौर पर उठने वाले विषयों में से एक है दूसरे व्यक्ति का शारीरिक आकर्षण। कुछ शोध से पता चलता है कि शारीरिक सुंदरता उन मुख्य कारकों में से एक है जो उन लोगों को चुनने के लिए व्यक्तियों की पसंद को प्रभावित करती है जिन्हें वे बेहतर जानना चाहते हैं। हालांकि अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रिश्तों के बाद के चरण ईगली एट अल. 1991, फिंगोल्ड 1992, वाइट 1980। दी में नहीं होसी केवल आर को नहीं निरसित नहीं। निकटता आपसे जितना करीब लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे कि काम, एक ही कार्यालय भवन में रहने या एक ही छात्रावास में रहने से उनके संबंध बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
निकटता का तात्पर्य शारीरिक रूप से किसी और के निकट होना है। लोग अपने लिए उपलब्ध लोगों में से मित्र और प्रेमी चुनते हैं और उपलब्धता काफी हद तक निकटता पर निर्भर करती है। निकटता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में एक सिद्धांत में बार बार का विचार शामिल है। नई उत्तेजनाओं के संपर्क में आना, जिसे कभी कभी महज एक्सपोजर प्रभाव भी कहा जाता है। जितना अधिक लोग अनुभव करेंगे कोई चीज, चाहे वह गाना हो, चित्र हो या कोई व्यक्ति हो, वे उसे उतना ही अधिक पसंद करते हैं। वाक्यांश यह मुझ पर बड़ा इस प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। जब लोग शारीरिक निकटता में होते हैं, बार बार एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण बढ़ सकता है। पूर्व विशेष क आप, पर, के लिए, इटव। पंख समानता वाले पक्षियों की निकटता आकर्षण की गारंटी नहीं देती, ठीक वैसे ही शारीरिक आकर्षण दीर्घकालिक रिश्ते की गारंटी नहीं देता। लोग ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो किसी न किसी तरह से उनके समान हो। जितना अधिक लोग पाते हैं कि उनमें दूसरों के साथ समानताएं हैं, जैसे कि दृष्टिकोण, विश्वास और रुचियां, उतना ही अधिक वे उन अन्य लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। हार्टफील्ड और रैपसन 1992, मोरलैंड और ज़ाज़ोनिक 1982, नीमियर और मिशेल 1998। रिश्तों में एक कारक के रूप में समानता तब समझ में आती है जब इसे किसी व्यक्ति के विश्वासों और दृष्टिकोण के सत्यापन के संदर्भ में देखा जाता है। जब अन्य लोग समान दृष्टिकोण और विश्वास रखते हैं और समान प्रकार के कार्य करते हैं, तो इससे व्यक्ति की अपनी अवधारणाएं अधिक सही या मान्य लगती हैं। बीच में तो क के लिए क्या विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं के बारे में कोई कहावत नहीं है? क्या लोग कभी कभी ऐसे लोगों की ओर आकर्षित नहीं होते जो समान होने के बजाय भिन्न होते हैं? पर में कई पुरानी कहावतों में अक्सर सच्चाई का अंश होता है और विपरीत आकर्षण कोई अपवाद नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाना जिसमें प्राथमिक गुण होते हैं, एक व्यक्ति में विशेषताएं जो दूसरे की आवश्यकता को पूरा करती हैं, हो सकता है बहुत फायदेमंद। कार्सन 1969, श्मिट 2002। हालांकि शोध आकर्षण के इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। ये समानता है, पूरकता नहीं, जो लोगों को एक साथ खींचती है और उन्हें एक साथ रहने में मदद करती है। बर्सिचट और रीस 1998, मैगसन एट अल 2011। पसंद करने की पारस्परिकता अंत में लोगों में लोगों को पसंद करने की बहुत ही कड़ी प्रवृत्ति होती है। जो उन्हें पसंद करते हैं, एक सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा जिसे पसंद की पारस्परिकता कहा जाता है। एक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कॉलेज के छात्रों को अन्य छात्रों के साथ जोड़ा। कर्टिस और मिलर 1986। किसी भी जोड़ी में से कोई भी छात्र दूसरे सदस्य को नहीं जानता था। प्रत्येक जोड़ी के एक सदस्य को प्रयोगकर्ताओं से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया था कि दूसरे छात्र कैसे थे जोड़ी में पहले सदस्य के बारे में महसूस किया। कुछ मामलों में लक्षित छात्रों को यह विश्वास दिलाया गया कि अन्य छात्र उन्हें पसंद करते हैं और अन्य मामलों में लक्ष्य उन्हें नापसंद करते हैं जब छात्रों के जोड़े को फिर से एक दूसरे से मिलने और बात करने की अनुमति दी गई। वे मित्रतापूर्ण थे, अपने बारे में अधिक जानकारी प्रकट करते थे, दूसरे से सहमत होते थे। यदि उन्हें दूसरे छात्र के बारे में बताया गया होता तो वे अधिक व्यक्ति होते और अधिक गर्मजोशी से व्यवहार करते।
उन्हें उकेरा। अन्य छात्र भी इन छात्रों को बेहतर पसंद करने लगे। इसलिए समर्थक को पसंद करना एकमात्र समय जब किसी को पसंद करना बदले में उस व्यक्ति को दूसरे जैसा नहीं बनाता है, वह तब होता है जब कोई व्यक्ति कम आत्म मूल्य की भावनाओं से ग्रस्त होता है। उस स्थिति में ये पता लगाना कि कोई आपको पसंद करता है जबकि आप खुद को भी पसंद नहीं करते, तो आप उसके इरादों पर सवाल उठाने लगते हैं। यह अविश्वास आपको उस व्यक्ति के प्रति अमित्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे एक प्रकार की स्वसंतुष्टि वाली भविष्यवाणी में उस व्यक्ति के आपके प्रति अमित्र होने की अधिक संभावना हो जाती है। मरे एट अल 1998। अधिक पसंद आने लगा। पारस्परिक संबंध, ऑनलाइन दोस्ती और पसंद की कोई चर्चा नहीं हो सकती। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के बढ़ते महत्व का कुछ उल्लेख किए बिना ये बात पूरी होगी। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज छात्र कौन सी सोशल नेटवर्क साइट चुनता है, वह नस्लीय पहचान और जातीय पहचान से संबंधित हो सकती है। डुगन एट अल 2015। 71% लोगों की नस्लीय या जातीय पहचान की परवाह किए बिना फेसबुक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मंच प्रतीत होता है। उपयोग की सूचना दी, लेकिन जब अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो श्वेत छात्र रुचि शौक साझाकरण साइट पिंटरेस्ट को पसंद करते हैं, जबकि लातीनी और अफ्रीकी अमेरिकी छात्र फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम को पसंद करते हैं। डुगन एट अल 2015। चीन में लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट ओजोन है, लेकिन इस साइट के चीनी उपयोगकर्ता इस पर कम समय बिताते हैं, कम संपर्क रखते हैं और इसके उपयोग को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की तुलना में जैक्सन एंड वैंग 2013। कब आप ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइटों को आत्म प्रचार पर केंद्रित मानते हैं, ऐसा नहीं लगता। चौंका देने वाला। सामूहिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले चीनी उपयोगकर्ता जो समर्थक हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक दूसरों के साथ संबंध को कम करने की संभावना कम होगी। ऐसा संसाधन। एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो युवा पहले से ही सकारात्मक सामाजिक रिश्तों का अनुभव करते हैं, वे उन्हीं रिश्तों को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन साइटों का उपयोग करते हैं। इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण के विपरीत कि यह सामाजिक रूप से अयोग्य होगा जो ऑनलाइन की गुमनाम प्रकृति की ओर आकर्षित होगा। नेटवर्किंग, मिकामी एट अल 2010। वास्तव में जो लोग कम समायोजित हैं, उन्होंने या तो सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग नहीं किया या उन्हें अधिक नकारात्मक तरीकों से उपयोग किया। अत्यधिक खराब भाषा, शत्रुतापूर्ण टिप्पणियां, आक्रामक इशारे या अप्रिय या विचारोत्तेजक तस्वीरें पोस्ट करना। लोग अपनी सोशल नेटवर्किंग को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसमें भी लिंग भेद हो सकता है। हाल के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक मित्र होते हैं, वे अधिक खरीद फरोख्त करती हैं और पुरुषों की तुलना में अनुरोध करने वाले लोगों को मित्र बनाने की अधिक संभावना रखती हैं। सेल एंड थाना 2013। अध्ययन में ये भी पाया गया कि महिलाएं ऑनलाइन जोखिम कम उठाती हैं। पुरुषों की तुलना में पुरुष संपर्कों के बड़े समूहों से बात करते हैं और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के दोस्त होने की संभावना कम होती है। वे दोस्ती का अनुरोध करने वाली महिलाओं को बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रेम एक त्रिकोण है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय। ये है जेसिका AGGR 12.1। प्रेम का सिद्धांत।
12.13 स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के प्रेम का वर्णन करें। प्यार की शब्दकोश परिभाषाएं के कारण किसी अन्य व्यक्ति के प्रति मजबूत स्नेह को संदर्भित करती हैं। दुर्भाग्य, व्यक्तिगत संबंध, यौन आकर्षण, प्रशंसा या सामान्य रुचियां हैं, लेकिन ये सभी एक ही तरह के रिश्ते नहीं हैं। मुझे प्यार है अपने व्यक्ति, जिस्मानी, व्यवहार, इच्छा, परिवार और मैं अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। व्यर्थ, माहौल, सिर्फ वे। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि प्यार विभिन्न प्रकार का होता है। एक मनोचिकित्सक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उन्होंने निर्धारित किया कि प्रेम के 3 मुख्य घटक थे और इन तीनों के संयोजन से प्रेम के विभिन्न प्रकार होते हैं। गर्मी, लोग और अन्य घटक उत्पादन कर सकते हैं। स्टर्नबर्ग 1986, 1988 1997। प्यार के 3 घटक। स्टर्नबर्ग के अनुसार प्यार में 3 बुनियादी घटक होते हैं: अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता। समेत भागो। स्टर्नबर्ग के विचार में अंतरंगता निकटता की भावनाओं को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति के मन में दूसरे के लिए होती है। भावना शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। मित्रों का घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि व्यक्ति या दूसरे के साथ घनिष्ठ भावनात्मक संबंध होने का भाव। इसमें अंतरंगता में वे एक दूसरे को ऐसी बातें बताते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। वे एक दूसरे के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध महसूस करते हैं और वे दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। एकिन्स, जल्दी, वसंत, बस, ये दुकान। जुनून प्यार का भौतिक पहलू है। जुनून का तात्पर्य भावनात्मक और यौन से है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो उत्तेजना महसूस करता है। जुनून सिर्फ सेक्स नहीं है। हाथ पकड़ना, प्यार भरी निगाहें और गले मिलना सभी जुनून के रूप हो सकते हैं। प्रतिबद्धता में किसी रिश्ते के बारे में लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। एक अल्पकालिक निर्णय हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। अधिक दीर्घकालिक निर्णय का एक उदाहरण है, मैं इस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। एक कोमल, समेत, AGGR, कम से कम, दिखाओ, संभावित, अधिक और अन्य। इन्फ्लुएंस, प्रत्यर्पण, साइव, पास होना। प्रेम त्रिकोण 2 लोगों के बीच एक प्रेम संबंध में विभिन्न संयोजनों में इनमें से 1, 2 या तीनों घटक शामिल हो सकते हैं। संयोजन समर्थक हो सकते हैं। प्यार के 7 अलग अलग रूप बताएं। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत से प्यार के 2 अधिक परिचित और अधिक गहन शोध वाले रूप रोमांटिक प्रेम और साथी प्रेम हैं। जब अंतरंगता और जुनून को जोड़ दिया जाता है तो परिणाम अधिक परिचित रोमांटिक प्रेम होता है, जिसे कभी कभी अन्य शोधकर्ताओं द्वारा भावुक प्रेम कहा जाता है। बाटल्स और ज़ेका 2000, डायमंड 2003, हार्टफील्ड 1987। रोमांटिक प्रेम अक्सर अधिक स्थायी रिश्ते का आधार होता है। कई पश्चिमी संस्कृतियों में आदर्श रिश्ता पसंद से शुरू होता है, फिर जुनून के साथ रोमांटिक प्रेम बन जाता है और अंततः प्रतिबद्धता के साथ प्यार का अधिक स्थायी रूप बन जाता है। जब अंतरंगता और प्रतिबद्धता किसी रिश्ते के मुख्य घटक होते हैं तो ये होता है। सहचर प्रेम कहलाता है। साथी प्रेम में जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं
भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं और एक दूसरे के उद्देश्यों को समझते हैं। उन्होंने साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई है, आमतौर पर विवाह के रिश्ते में। साथी प्रेम अक्सर वह बंधनकारी बंधन होता है जो पालन पोषण, बिलों का भुगतान और शारीरिक जुनून को कम करने के वर्षों के दौरान विवाह को जोड़े रखता है। गॉटमैन और क्रोकॉफ 1989, स्टाइनबर्ग और सिल्वरबर्ग 1987। कई गैर पश्चिमी संस्कृतियों में सहचर प्रेम को अधिक समझदार माना जाता है। अनुकूलता के आधार पर एक साथी का चुनाव अक्सर जोड़ी के बजाय माता पिता या मैचमेकर्स द्वारा किया जाता है। दुबिन और बिहार 1991, हॉटासू 1999, जोन्स 1997, थॉर्नटन और हुइशिंग 1994। गुंजन और अन्य और जानकारी रेव, मेरा, डी, मदद, हवलदार, बछड़ा, आंसू। तो जोड़े को उपलब्धि हासिल होती है। संपूर्ण प्रेम, प्रेम का आदर्श रूप जिसे कई लोग अंतिम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, ये भी उस प्रकार का प्यार है जो जुनून के बाद साथी प्रेम में विकसित हो सकता है। मध्य वर्षों के दौरान रिश्ते की प्रतिबद्धता कम हो जाती है। आक्रामकता 12.14 स्पष्ट करें। आक्रामक व्यवहार किस प्रकार जीव विज्ञान और शिक्षण द्वारा निर्धारित होता है। दुर्भाग्य से दूसरों के प्रति हिंसा सामाजिक संपर्क का दूसरा रूप है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर शब्दों से या शारीरिक व्यवहार से चोट पहुंचाता है या नष्ट करने का प्रयास करता है, तो मनोवैज्ञानिक इसे आक्रामकता कहते हैं। आक्रामक व्यवहार का एक सामान्य कारण निराशा है, जो तब होती है जब किसी व्यक्ति को किसी वांछित लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जाता है। हताशा की प्रतिक्रिया के रूप में आक्रामकता की अवधारणा को हताशा आक्रामकता परिकल्पना बर्कोविट्स 1993, मिलर एट अल 1941 के रूप में जाना जाता है। निराशा के कई स्रोत आक्रामक व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, दर्द नकारात्मक संवेदनाएं पैदा करता है जो अक्सर तीव्र और अनियंत्रित होती हैं, जिससे निराशा होती है और अक्सर निकटतम उपलब्ध लक्ष्य बर्कोविट्स 1993, तेज आवाज, अत्यधिक गर्मी, किसी और के सिगरेट के धुएं से जलन और आक्रामकता होती है। यहाँ तक कि भयानक गंध भी लोगों को आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एंडरसन 1987, रॉटन एंड फ्रे 1985, रॉटन एट अल 1979, जिलमैन एट अल 1981। निराशा आक्रामक व्यवहार का एकमात्र स्रोत नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड 1930 सहित कई शुरुआती शोधकर्ताओं का मानना था कि आक्रामकता एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति थी, जो हमारी मृत्यु की प्रवृत्ति का हिस्सा थी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कॉनराड लोरेंस 1966 ने आक्रामकता को हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए लड़ने की प्रवृत्ति के रूप में देखा। विकासवादी शब्दों में, वे प्रारंभिक मानव जो अपने क्षेत्र, संसाधनों और वसंत ऋतु की रक्षा करने में सबसे अधिक सफल थे, संभवतः अधिक आक्रामक थे और इसलिए वे अपनी आनुवंशिक सामग्री बुश 2009 बी, कॉस्माइट्स और टूबी 2013 को पारित करने के लिए जीवित रहे। लेकिन अगर आक्रामकता सभी मनुष्यों में मौजूद एक प्रवृत्ति है, तो इसे सभी संस्कृतियों में इसकी तुलना में कहीं अधिक समान पैटर्न में घटित होना चाहिए। सहज व्यवहार, जैसा कि अक्सर जानवरों में देखा जाता है,
पर्यावरणीय प्रभावों से संशोधित नहीं होता है। आधुनिक दृष्टिकोण में जैविक घटना या सीखे हुए व्यवहार के रूप में आक्रामकता की व्याख्या शामिल है। आक्रामकता और जीव विज्ञान इस बात के कुछ सबूत हैं कि मानव आक्रामकता का कम से कम आंशिक रूप से आनुवंशिक आधार होता है। एक साथ पाले गए और अलग अलग पाले गए जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चला है कि यदि एक समान जुड़वा का स्वभाव हिंसक है, तो संभवतः समान भाई बहन का भी हिंसक स्वभाव होगा। जुड़वा बच्चों के व्यक्तित्व के बीच ये समझौता भाईचारे वाले जुड़वा बच्चों की तुलना में समान जुड़वा बच्चों के साथ अधिक बार होता है। माइल्स एंड कैरी 1997, रोवे एट अल 1999। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों में एक जीन या अधिक संभावना है कि जीन का एक कॉम्प्लेक्स सही पर्यावरणीय परिस्थितियों में आक्रामक प्रतिक्रियाओं की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई है, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र आक्रामक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते प्रतीत होते हैं। ललाट लोब, अमिगडाला और लिम्बिक प्रणाली की अन्य संरचनाएं। ये दिखाया गया है कि जानवरों और मनुष्यों दोनों में उत्तेजित होने पर आक्रामक प्रतिक्रियाएं होती हैं। एडम्स 1968, एल्बर्ट और रिचमंड 1977, लाबार एट अल 1995, स्कॉट एट अल 1997, यांग एट अल 2010, चार्ल्स विटमैन, टेक्सास टावर स्नाइपर, जिसने 1966 में अपनी मां और पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मारे जाने से पहले 12 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ने अपने मस्तिष्क की जांच के लिए एक नोट छोड़ा था। शव परीक्षण में एक ट्यूमर का पता चला जो उसके अमिगडाला में दबाव डाल रहा था। लावेव ने 1997। आक्रामकता पर रासायनिक प्रभाव भी पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन, एक पुरुष सेक्स हार्मोन, मनुष्यों में आक्रामकता के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। आर्चर 1991। इससे ये समझाने में मदद मिल सकती है कि हिंसक अपराधी युवा, पुरुष और हृष्ट-पुष्ट क्यों होते हैं। उनमें आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर और सेरोटोनिन का निम्न स्तर होता है, जो मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण रसायन है। डैब्स एट अल 2001, रॉबिन्स 1996। ग्लूटामेट और सेरोटोनिन मस्तिष्क में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर आक्रामक व्यवहार में भी भूमिका निभा सकते हैं। ताकाहाशी एट अल 2015। क्या बहुत अधिक शराब पीने के बाद कुछ लोग काफी हिंसक नहीं हो जाते? हो गया। सील। क्या शराब उन मस्तिष्क रसायनों पर कुछ प्रभाव डालती है? अरे अरे थेर, माहौल, इन्फो। अवरोधों को दूर करने के लिए लोगों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की संभावना कम हो जाती है, भले ही वे शराब के आदी हों। आक्रामक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अल्कोहल और विशेष रूप से सेरोटोनिन में कमी के साथ जुड़ा हुआ है। विर्कुनिन और लिनोला 1996। एक अध्ययन में स्वयंसेवकों को एक ऐसे अदृश्य व्यक्ति को बिजली के झटके देने के लिए कहा गया जो अभी तक नशे में नहीं था। जैविक रूप से मिलग्राम के चौंकाने वाले प्रयोग की याद दिलाते हुए एक अध्ययन में शराब कई न्यूरोट्रांसम प्रतिद्वंद्वी के कामकाज को प्रभावित करती है। झटके की वास्तविक प्रतिक्रियाओं का अनुकरण एक कंप्यूटर द्वारा किया गया था। हालांकि स्वयंसेवकों का मानना था कि प्रतिक्रियाएं एक वास्तविक व्यक्ति से आ रही थीं। स्वयंसेवकों को बताया गया कि यह रिटेंशन टाइम और सीखने की परीक्षा है। बुशमैन 1997। स्वयंसेवकों ने शराब पीने से पहले और शराब पीने के बाद दोनों समय भाग लिया।
प्रशासन में प्रतिभागी कहीं अधिक आक्रामक थे। पीने के बाद तेज झटके लगना, वे दुर्व्यवहार करना, सूखा का हो, रेमो, अन्य। आक्रामकता के लिए सामाजिक शिक्षण स्पष्टीकरण। हालांकि आक्रामक व्यवहार के लिए निराशा, आनुवंशिकी, शरीर के रसायन और यहाँ तक कि दवाओं के प्रभाव को भी कुछ हद तक दोषी ठहराया जा सकता है, मानव आक्रामकता का अधिकांश हिस्सा सीखने से भी प्रभावित होता है। आक्रामकता के लिए सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या में कहा गया है कि आक्रामक व्यवहार सीखा जाता है। आक्रामक मॉडल को उनके आक्रामक व्यवहार के लिए सुदृढ़ होते देखकर अवलोकन संबंधी सीखने की प्रक्रिया में बंडूरा 1980, बंडूरा एट अल 1961। आक्रामक मॉडल माता पिता, उप हो सकते हैं, लिंग, दोस्त या टेलीविजन पर या कंप्यूटरीकृत गेम में मौजूद लोग। सामाजिक भूमिकाओं की शक्ति। कुछ सबूत बताते हैं कि यहाँ तक कि बराबरी का स्तर लेने पर भी दोनों, किया, पतला, देखा, जिंदगी, प्रभावी तरीके, पाप, एक जेल प्रयोग का अभ्यास करना। एक सैनिक की तरह आधे समय की विशिष्ट सामाजिक भूमिका को रद्द करने से आक्रामक व्यवहार में वृद्धि हो सकती है। एक सामाजिक भूमिका व्यवहार का वह पैटर्न है जो एक व्यक्ति से अपेक्षित है, एक विशेष सामाजिक स्थिति में है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर एक सामाजिक भूमिका है जिसका तात्पर्य सफेद कोट पहनना, कुछ प्रकार के प्रश्न पूछना और अन्य चीजों के बीच नुस्खे लिखना है। प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक फिलिप जॉम्बार्डो द्वारा एक गहरा परेशान करने वाला प्रयोग किया गया था 1971 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। प्रयोग को शुरू से लेकर अचानक समाप्त होने तक फिल्म पर रिकॉर्ड किया गया था। लगभग 70 युवा, जिनमें से अधिकांश कॉलेज के छात्र थे, ने 2 सप्ताह के लिए भाग लेने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें यादृच्छिक रूप से काम सौंपा जाएगा। प्रयोग में गार्ड या कैदी की सामाजिक भूमिका। गार्ड को वर्दी दी गई और हिंसा का उपयोग न करने बल्कि जेल पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कैदियों को एक वास्तविक जेल में रखा गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और परिसर में, जेल में ले जाया गया, वास्तव में परिसर की इमारतों में से एक का तहखाना। दूसरे दिन कैदियों ने विद्रोह किया, प्रयोग के तौर पर योजनाबद्ध नहीं था, जिसे गार्डों ने तुरंत कुचल दिया। इसके बाद गार्ड और अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने कैदियों को नियंत्रित करने और दंडित करने के लिए अपमान का सहारा लिया। उदाहरण के लिए, कैदियों को अपने नंगे हाथों से शौचालय के कटोरे साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था। प्रयोग देख रहे कर्मचारियों को 5 कैदियों को रिहा करना पड़ा जो इतने परेशान हो गए थे कि वे शारीरिक रूप से बीमार हो गए थे। छठे दिन पूरा प्रयोग रद्द कर दिया गया। जिम्बार्डो 1971। जिम्बार्डो और उनके सहयोगियों के निष्कर्षों ने उस प्रभाव पर प्रकाश डाला जो एक सामाजिक भूमिका, जैसे कि रक्षक, का बिल्कुल सामान्य लोगों पर हो सकता है। हालांकि उनकी कहानी ऐसे उदाहरणों से भरी है कि लोग किसी विशेष को भरते समय दूसरों के साथ भयानक व्यवहार करते हैं। पर इलार, खर्च करना, 200 और हैं वाई के भूमिका। उदाहरण खोजने के लिए किसी को बहुत दूर अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। 2003 में इराक में युद्ध के दौरान एक सेना रिजर्व जनरल को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था, जबकि कथित कैदी दुर्व्यवहार की जांच की जा रही थी। अक्टूबर और दिसंबर 2003 के बीच जांचकर्ताओं को अबू गरीब, हर्ष 2004 की जेल में तैनात सैन्य पुलिस द्वारा इराकी कैदियों के साथ क्रूर,
अपमानजनक और अन्य चौंकाने वाले दुर्व्यवहार के कई मामले मिले। रिपोर्ट की गई क्रूरताओं में नग्न बंदियों पर ठंडा पानी डालना, उन्हें झाड़ू के हैंडल या कुर्सी से पीटना, उन्हें बलात्कार की धमकी देना और वास्तव में धमकी को अंजाम देने का एक मामला शामिल था। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता था? पर आईसिस का डॉक्टर अनुसूचित जनजाति को दो ये है एच सोशल साइकोलॉजी। ऐसे काम किए। स्टैनफोर्ड जेल अध्ययन में गार्ड सामान्य लोग थे, लेकिन वर्दी पहनने और गार्ड की सामाजिक भूमिका निभाने के प्रभाव ने उनके व्यवहार को मौलिक रूप से बदल दिया। क्या यह संभव है कि अबू गरीब में भी ऐसा ही कारक काम कर रहा था? अबू गरीब में गार्डों का व्यवहार औपचारिक, नियंत्रित अध्ययन का हिस्सा नहीं था, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता होगी कि इस तरह की स्थितियों में काम पर सामाजिक भूमिकाएं इस वास्तविकता में देखे गए व्यवहार को किस हद तक प्रभावित करती हैं। जीवन उदाहरण। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे आक्रामकता के शक्तिशाली मॉडलों के संपर्क में आते हैं। दुर्भाग्य से, जो माता पिता उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अपने आक्रामक व्यवहार के लिए तब बल मिलता है जब उन्हें वह मिलता है जो वे बच्चे से चाहते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे लोग हैं जिनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया गया था, जो बाद में दुर्व्यवहार करने वाले बन जाते हैं। आम धारणा के विपरीत, दुर्व्यवहार झेलने वाले अधिकांश बच्चे बड़े होकर स्वयं दुर्व्यवहार करने वाले नहीं बनते हैं। वास्तव में दुर्व्यवहार करने वाले केवल 1/3 बच्चे ही ऐसा करते हैं। ग्लेसर एट अल 2001, कॉफमैन और जिगलर 1993, ओलिवर 1993। दुर्व्यवहार करने वाले बनने के बजाय कुछ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को परामर्श और या अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालने के रूप में मदद मिलती है, जिससे वे अपने बचपन के नुकसान से उबर जाते हैं, जबकि अन्य दुर्व्यवहार करने वाले बनने के बजाय खुद को अलग कर लेते हैं। जॉर्ज एट अल 1990। कुछ सबूत हैं, जैसा कि मिलग्राम के आज्ञाकारिता अध्ययन के संबंध में इस अध्याय में पहले चर्चा की गई है, कि इस अध्ययन में शामिल लोग केवल सभ्य लोग रहे होंगे जो एक भयानक काम किया क्योंकि उनका मानना था कि प्राधिकारी व्यक्ति अच्छा कर रहा था। कुल मिलाकर बात, फ्रिमर एट अल 2014, रिचर्ड एट अल 2012। मैंने सुना है कि हिंसक टेलीविजन कार्यक्रमों के कारण बच्चे अधिक आक्रामक हो सकते हैं। ये कितना सच है? मीडिया में हिंसा और आक्रामकता बंडुरा का प्रारंभिक अध्ययन, जिसमें छोटे बच्चों ने एक आक्रामक मॉडल का वीडियो देखा, बच्चों के आक्रामक व्यवहार पर मीडिया में हिंसा के प्रभाव की जांच करने वाले पहले प्रयासों में से एक था। बंडुरा एट अल 1963। तब से शोधकर्ताओं ने विभिन्न उम्र के बच्चों के आक्रामक व्यवहार पर टेलीविजन और अन्य मीडिया हिंसा के प्रभाव की जांच की है। सभी निष्कर्ष समान हैं। जो बच्चे उच्च स्तर के हिंसक मीडिया के संपर्क में आते हैं, वे उन बच्चों की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं जो नहीं हैं। एंडरसन एट अल 2010, बैरन एंड रीस 1985, बुशमैन एंड ह्यूसमैन 2001, 2006, सेंटवॉल 1989, गीन और थॉमस 1986, ह्यूसमैन और मिलर 1994, ह्यूसमैन एट अल 1997, ह्यूसमैन एट अल 2003, विलानी 2001। इन अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे की सामान्य आक्रामक प्रवृत्ति में कई योगदान कारक शामिल होते हैं।
अधिक आक्रामक बच्चे अधिक आक्रामक मीडिया देखना पसंद करते हैं, साथ ही जिस उम्र में एक्सपोजर शुरू होता है, बच्चा जितना छोटा होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। पालन पोषण के मुद्दों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन घरों में टेलीविजन का आक्रामक प्रभाव कम हो जाता है जहां शत्रुतापूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाता है और सजा शारीरिक नहीं होती है। स्कूली बच्चों के 1 साल के अध्ययन में ये भी पता चला है कि माता पिता द्वारा हिंसक मीडिया की निगरानी से झगड़े की संभावना कम हो जाती है। जेंटाइल और बुशमैन 2012। बच्चों, विशेषकर युवा किशोरों में हिंसक अभिनय के कारण हिंसक वीडियो गेम भी आलोचना के घेरे में आ गए हैं। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में हुई दुखद गोलीबारी के लिए कम से कम आंशिक रूप से हिंसक वीडियो गेम को दोषी ठहराया गया है, जिनकी छात्र नकल कर रहे थे। यह विशेष रूप से लिटिलटन, कोलोराडो में हुई गोलीबारी में चिंता का विषय था, क्योंकि उन घटनाओं में शामिल किशोर लड़कों ने न केवल एक हिंसक वीडियो गेम खेला था जिसमें 2 निशानेबाजों ने ऐसे लोगों को मार डाला था जो वापस नहीं लड़ सकते थे, बल्कि ट्रेंच कोट में खुद का एक वीडियो भी बनाया था। स्कूल एथलीटों की शूटिंग। यह 1 साल से भी कम समय पहले हुआ था, जब इन्हीं लड़कों ने कोलंबिन हाई स्कूल में अपने 13 साथी छात्रों की हत्या कर दी थी और 23 अन्य को घायल कर दिया था। एंडरसन एंटल 2000। एक अध्ययन में दूसरी कक्षा के लड़कों को आक्रामक या गैर आक्रामक वीडियो गेम खेलने की अनुमति दी गई। गेम खेलने के बाद जिन लड़कों ने आक्रामक वीडियो गेम खेला था, उन्होंने खाली अवधि में खेलते समय अपने आसपास की वस्तुओं और अपने साथियों के प्रति गैर आक्रामक वीडियो गेम, इरविन और ग्रॉस, खेलने वाले लड़कों की तुलना में अधिक मौखिक और शारीरिक आक्रामकता प्रदर्शित की। 1995। किसी विशेष विषय पर अध्ययनों से अनुसंधान के एक बड़े मेटा विश्लेषण में अनुसंधान के भौतिक आकारों को अधिक सटीक रूप से मापने में सक्षम किया जा सकता है। किसी भी छोटे अध्ययन की तुलना में बड़ी संख्या में प्रभावों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। वायोल मीडिया और आक्रामक व्यवहार के बीच संबंध में बच्चों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रेग एंडरसन और ओलीग्स को स्पष्ट और लगातार सबूत मिले कि वायोल्स मीडिया के अल्पकालिक संपर्क से भी यह संभावना काफी बढ़ जाती है कि बच्चे पी और मौखिक आक्रामकता के साथ साथ आक्रामक विचारों और भावनाओं, एंडरसन एट अल, दोनों में संलग्न होंगे। 2003। यहाँ तक कि बड़े, अधिक हालिया अध्ययनों ने अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया है। एंडरसन एट अल 2010, बुशमैन और होसमैन 2006। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ शोधकर्ता हैं जो सहमत नहीं हैं। कुछ लोग इस्तेमाल किए जा रहे आक्रामकता के उपायों पर सवाल उठा रहे हैं। विश्लेषण प्रक्रियाएं या अलग-अलग परिणाम ढूंढना। अडाची और विलोबी 2011, फर्ग्यूस 2015। फर्ग्यूस और किल्बन 2010। सबूत मजबूत प्रतीत होते हैं कि हिंसक वीडियो गेम उन बच्चों के बढ़े हुए आक्रामकता स्तर से संबंधित हैं जो उन्हें खेलते हैं, छोटे बच्चे और किशोर दोनों। एंडरसन 2003। एंडरसन और बुशमैन 2001। एंडरसन एट अल 2008। बार्टलेट एट अल 2008। फर्ग्यूस एट अल 2008। प्रिजिबिल्स्की 2014। और जबकि सहसंबंध कार्य कारण को सिद्ध नहीं करता है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हम देखे गए जोखिम कारकों के परिणामों की जांच, हिंसक मीडिया जोखिम के प्रयोगात्मक अध्ययन और निवारक उपायों के सकारात्मक प्रभावों के आधार पर कार्य कारण का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। ब्रिशमन एट अल 2016। खेलना।
पेशेवर व्यवहार 12.15 उन कारकों की पहचान करें जो प्रभावित करते हैं कि लोग दूसरों की मदद क्यों करते हैं। मानव सामाजिक संपर्क का एक और अधिक सुखद रूप प्रोसोशल व्यवहार या सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाता है। परोपकारिता प्रोसोशल व्यवहार का एक रूप जो लगभग हमेशा लोगों को अच्छा महसूस कराता है। अन्य लोगों के बारे में परोपकारिता है या बिना किसी इनाम की उम्मीद के और अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए डरे बिना मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना है। हालांकि अपने बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में घुसने वाली मां के व्यवहार से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग अक्सर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब बिल्कुल अजनबी मदद के लिए आगे आते हैं, उन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं जिन्हें वे नहीं जानते हैं। समाजशास्त्री वैज्ञानिक जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में सामाजिक संगठनों के विकासवादी और आनुवंशिक आधारों का अध्ययन करते हैं, परोपकारी व्यवहार को किसी की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी। यही कारण है कि मकड़ियों की कुछ प्रजातियों के नर, उदाहरण के लिए, स्वेच्छा से उन मादा साथियों के लिए रात्रि भोजन बन जाते हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी निषेचित किया है, जिससे उनके द्वारा पैदा की जाने वाली संतानों के माध्यम से उनके जीन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। को 1996। यह उस माता या पिता को भी समझाता है जो एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन लोग बिल्कुल अजनबियों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? इसका एक उत्तर मस्तिष्क की संरचना में छिपा हो सकता है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने सबूत पाया है कि मस्तिष्क क्षेत्र, जिसे टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन (TPJ) के रूप में जाना जाता है, उन व्यक्तियों में बड़ा होता है जो परोपकारी विकल्प चुनते हैं, खासकर दाएं गोलार्ध में। मोरिशिमा एट अल. 2012। यह क्षेत्र निर्णय लेने के दौरान भी अधिक सक्रिय था, जिसमें निम्नलिखित शामिल था। व्यक्ति की मदद करने की अधिक लागत। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग कभी-कभी मदद करने से इनकार क्यों कर देते हैं जब उनका अपना जीवन खतरे में नहीं होता है। लोग मदद क्यों नहीं करेंगे? 13 मार्च 1964 को सुबह लगभग 3:15 बजे विंस्टन मोसली ने कैथरीन किट्टी जेनोविस को उसके अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में चाकू मारते हुए देखा, छोड़ दिया और फिर लगभग आधे घंटे बाद वापस आ गई। बाद में परिसर के प्रवेश द्वार पर उसके साथ बलात्कार किया और चाकू मारकर हत्या कर दी। अपराध की जानकारी होने पर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने एक कहानी लिखी जिसमें उसने दावा किया कि कम से कम 38 लोगों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से घातक हमले के कुछ हिस्से को सुना या देखा और इनमें से किसी ने भी नहीं। लोग सी थाल 19 उदासीनता अधिक सी डॉफ टी के बाद में तीन चुप हो। शोध के एक बड़े मेटा विश्लेषण में किसी विशेष विषय पर बड़ी संख्या में अध्ययनों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किसी भी छोटे अध्ययन की तुलना में शोध प्रभावों के आकार को अधिक सटीक रूप से मापने में सक्षम। वायलेंट मीडिया और आक्रामक के बीच संबंध में बच्चों में व्यवहार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रेग एंडरसन और कर्नल लीग्स को स्पष्ट और लगातार सबूत मिले कि वायोल मीडिया के अल्पकालिक संपर्क से भी यह संभावना काफी बढ़ जाती है कि बच्चे शारीरिक और मौखिक आक्रामकता के साथ साथ आक्रामक विचारों और भावनाओं में संलग्न होंगे। एंडरसन एट अल. 2003। इससे भी बड़े हालिया अध्ययनों ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। एंडरसन एट अल. 2010, बुशमैन और ह्यूसमैन 2006।
हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ शोधकर्ता ऐसे हैं जो सहमत नहीं हैं। कुछ लोग इस्तेमाल किए जा रहे आक्रामकता के उपायों, विश्लेषण प्रक्रियाओं या विभिन्न परिणामों को खोजने पर सवाल उठा रहे हैं। अडाची और विलोबी 2011, फर्ग्यूस 2015, फर्ग्यूस और गिल्बन 2010। इस बात के पुख्ता प्रमाण प्रतीत होते हैं कि हिंसक वीडियो गेम खेलने से इसे खेलने वाले बच्चों में आक्रामकता का स्तर बढ़ जाता है। दोनों छोटे बच्चे और किशोर, एंडरसन 2003, एंडरसन और बुशमैन 2001, एंडरसन एट अल 2008, बार्टलेट एट अल 2008, फर्ग्यूस एट अल 2008, प्रिजिबिल्स्की एट अल 2014। और जबकि सहसंबंध कार्य कारण को सिद्ध नहीं करता है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हम देखे गए जोखिम कारकों की जांच के आधार पर कार्य कारण का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। परिणाम: हिंसक मीडिया प्रदर्शन के प्रायोगिक अध्ययन और निवारक उपायों के सकारात्मक प्रभाव, बुशमैन एट अल 2016। पेशेवर व्यवहार 12.15 उन कारकों की पहचान करें जो प्रभावित करते हैं कि लोग दूसरों की मदद क्यों करते हैं। मानव सामाजिक संपर्क का एक और कहीं अधिक सुखद रूप प्रोसोशल व्यवहार या सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाता है। परोपकारिता सामाजिक व्यवहार का एक रूप है जो लगभग हमेशा लोगों को अच्छा महसूस कराता है। अन्य लोगों के बारे में परोपकारिता है या बिना किसी इनाम की उम्मीद के और अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए डरे बिना मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना है। हालांकि अपने बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में प्रवेश करने वाली मां के व्यवहार से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है जब बिल्कुल अजनबी मदद के लिए आगे आते हैं और उन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं जिन्हें वे नहीं जानते हैं। समाजशास्त्री वैज्ञानिक जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में सामाजिक संगठनों के विकासवादी और आनुवंशिक आधारों का अध्ययन करते हैं, परोपकारी व्यवहार को किसी की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी। यही कारण है कि मकड़ियों की कुछ प्रजातियों के नर, उदाहरण के लिए, स्वेच्छा से उन मादा साथियों के लिए रात्रि भोजन बन जाते हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी निषेचित किया है, जिससे उनके द्वारा पैदा की जाने वाली संतानों के माध्यम से उनके जीन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। को 1996। यह उस माता या पिता को भी समझाता है जो एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन लोग बिल्कुल अजनबियों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? इसका एक उत्तर मस्तिष्क की संरचना में छिपा हो सकता है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने सबूत पाया है कि मस्तिष्क क्षेत्र, जिसे टेम्पोरोपैरिएटल जंक्शन (टीपीआई) के रूप में जाना जाता है, भारत में बड़ा है। ऐसे व्यक्ति जो परोपकारी विकल्प चुनते हैं, विशेष रूप से दाएं गोलार्ध में, मोरिशिमा एट अल 2012। यह क्षेत्र निर्णय लेने के दौरान भी अधिक सक्रिय था, जिसमें व्यक्ति की मदद करने की अधिक लागत शामिल थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी लोग मदद करने से इनकार क्यों कर देते हैं, जबकि उनकी अपनी जान जोखिम में नहीं होती। लोग मदद क्यों नहीं करेंगे? 13 मार्च 1964 को सुबह लगभग 3:15 बजे विंस्टन मोसली ने कैथरीन किट्टी जेनोविस को उसके अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में देखा, उसे चाकू मारा, छोड़ दिया और फिर लगभग आधा वापस आ गया। 1 घंटे बाद परिसर के प्रवेश द्वार पर उसके साथ बलात्कार किया गया और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अपराध की जानकारी होने पर
द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने एक कहानी लिखी जिसमें उसने दावा किया कि कम से कम 38 लोगों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से घातक हमले के कुछ हिस्से को सुना या देखा और इनमें से किसी ने भी नहीं। ये है में किसी विशेष विषय पर बड़ी संख्या में अध्ययनों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण, किसी भी छोटे अध्ययन की तुलना में शोध प्रभावों के आकार को अधिक सटीक रूप से मापने में सक्षम, वायलेंट मीडिया और आक्रामक के बीच संबंध में बच्चों में व्यवहार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रेग एंडरसन और कर्नल लीक्स को स्पष्ट और लगातार सबूत मिले कि वायलेंट मीडिया के अल्पकालिक संपर्क से भी यह संभावना काफी बढ़ जाती है कि बच्चे शारीरिक और मौखिक आक्रामकता के साथ साथ आक्रामक विचारों और भावनाओं में संलग्न होंगे। एंडरसन एट अल. 2003। इससे भी बड़े हालिया अध्ययनों ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। एंडरसन एट अल. 2010, बुशमैन और ह्यूसमैन 2006। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ शोधकर्ता ऐसे हैं जो सहमत नहीं हैं। कुछ लोग इस्तेमाल किए जा रहे आक्रामकता के उपायों, विश्लेषण प्रक्रियाओं या विभिन्न परिणामों को खोजने पर सवाल उठा रहे हैं। अडाची और विलोबी 2011, फर्ग्यूस 2015, फर्ग्यूस और गिल्बन 2010। इस बात के पुख्ता प्रमाण प्रतीत होते हैं कि हिंसक वीडियो गेम खेलने से इसे खेलने वाले बच्चों में आक्रामकता का स्तर बढ़ जाता है। दोनों छोटे बच्चे और किशोर, एंडरसन 2003, एंडरसन और बुशमैन 2001, एंडरसन एट अल. 2008, बार्टलेट एट अल. 2008, फर्ग्यूस एट अल. 2008, प्रिजिबिल्स्की एट अल. 2014। और जबकि सहसंबंध कार्य कारण को सिद्ध नहीं करता है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हम देखे गए जोखिम कारकों की जांच के आधार पर कार्य कारण का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। परिणाम: हिंसक मीडिया प्रदर्शन के प्रायोगिक अध्ययन और निवारक उपायों के सकारात्मक प्रभाव। बुशमैन एट अल. 2016। पेशेवर व्यवहार 12.15 उन कारकों की पहचान करें जो प्रभावित करते हैं कि लोग दूसरों की मदद क्यों करते हैं। मानव सामाजिक संपर्क का एक और कहीं अधिक सुखद रूप प्रोसोशल व्यवहार या सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाता है। परोपकारिता सामाजिक व्यवहार का एक रूप है जो लगभग हमेशा लोगों को अच्छा महसूस कराता है। अन्य लोगों के बारे में परोपकारिता है या बिना किसी इनाम की उम्मीद के और अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए डरे बिना मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करना है। हालांकि अपने बच्चे को बचाने के लिए जलते हुए घर में प्रवेश करने वाली मां के व्यवहार से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है जब बिल्कुल अजनबी मदद के लिए आगे आते हैं और उन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं जिन्हें वे नहीं जानते हैं। समाजशास्त्री वैज्ञानिक जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में सामाजिक संगठनों के विकासवादी और आनुवंशिक आधारों का अध्ययन करते हैं, परोपकारी व्यवहार को किसी की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी। यही कारण है कि मकड़ियों की कुछ प्रजातियों के नर, उदाहरण के लिए, स्वेच्छा से उन मादा साथियों के लिए रात्रि भोजन बन जाते हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी निषेचित किया है, जिससे उनके द्वारा पैदा की जाने वाली संतानों के माध्यम से उनके जीन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। को 1996। यह उस माता या पिता को भी समझाता है जो एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन लोग बिल्कुल अजनबियों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? इसका एक उत्तर मस्तिष्क की संरचना में छिपा हो सकता है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए
शोधकर्ताओं ने सबूत पाया है कि मस्तिष्क क्षेत्र, जिसे टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन (टीपीआई) के रूप में जाना जाता है, भारत में बड़ा है। ऐसे व्यक्ति जो परोपकारी विकल्प चुनते हैं, विशेष रूप से दाएं गोलार्ध में, मोरिशिमा एट अल. 2012। यह क्षेत्र निर्णय लेने के दौरान भी अधिक सक्रिय था, जिसमें व्यक्ति की मदद करने की अधिक लागत शामिल थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी लोग मदद करने से इनकार क्यों कर देते हैं, जबकि उनकी अपनी जान जोखिम में नहीं होती। लोग मदद क्यों नहीं करेंगे? 13 मार्च 1964 को सुबह लगभग 3:15 बजे विंस्टन मोसली ने कैथरीन किट्टी जेनोविस को उसके अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में देखा, उसे चाकू मारा, छोड़ दिया और फिर लगभग आधा वापस आ गया। 1 घंटे बाद परिसर के प्रवेश द्वार पर उसके साथ बलात्कार किया गया और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अपराध की जानकारी होने पर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने एक कहानी लिखी, जिसमें उसने दावा किया कि कम से कम 38 लोगों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से घातक हमले के कुछ हिस्से को सुना या देखा, और इनमें से किसी ने भी नहीं। ये है चिकित्सक। हमला खत्म होने तक लोगों ने पुलिस को फोन किया। डेल्फिना 2001, गाटो 2004, रोसेन थाल 1964। इस कहानी ने जनता को क्रोधित कर दिया और तब से ये दर्शकों की उदासीनता का प्रतीक बन गई है। हाल के वर्षों में उस भयावह घटना की सच्चाई सामने आ गई है और विवरण मूल रूप से रिपोर्ट की तुलना में अधिक जटिल हो सकते हैं। परीक्षण रिकॉर्ड के अनुसार दोनों हमले मूल अनुमान से कहीं अधिक करीब हुए। पहले हमले में एक आदमी चिल्लाया, "उस लड़की को अकेला छोड़ दो", और मोसले भाग गया। उस पहले हमले के बाद कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया, हालांकि कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा हमला अपार्टमेंट परिसर के प्रवेश द्वार पर हुआ, एक कहीं अधिक सुरक्षित क्षेत्र जहां केवल कुछ ही गवाह हो सकते थे। इस बिंदु पर एक अन्य गवाह, सोफिया फरार, ने एक दोस्त से कहा कि जब वह किटी जेनोविस की सहायता के लिए गई तो उसने पुलिस को फोन किया और एम्बुलेंस आने तक उसे रोके रखा। कुक 2014, मैनिंग एट अल. 2007। हालांकि कुछ लोगों ने मदद के लिए फोन किया और कम से कम एक किटी की मदद के लिए आया, फिर भी कई गवाह थे जो अभी भी खड़े रहे और कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति, जिसके अपार्टमेंट का दरवाजा प्रवेश द्वार पर खुलता था जहां दूसरा हमला हुआ था, उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, हमला देखा और दरवाजा बंद कर दिया। कुक 2014। लोग गरीब महिला की दुर्दशा के प्रति स्पष्ट उदासीनता और सहानुभूति की कमी से नाराज थे। वे लोग बस खड़े रहकर देखते या सुनते क्यों रहे? सामाजिक मनोवैज्ञानिक समझाएंगे कि मदद के लिए किटी जेनोविस की चीखों पर प्रतिक्रिया की कमी उदासीनता या सहानुभूति की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण थी। 43 साल बाद 23 जून 2007 को 27 वर्षीय एक सुविधा स्टोर में बहस के दौरान वृद्ध लाशांडा कोलोवे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। किसी को 911 पर कॉल करने में 2 मिनट का समय लगा। निगरानी वीडियो ने हमले को कैद कर लिया, जिसमें 5 खरीदार भी शामिल थे, जो उसके खून से लथपथ हालत में आए और खरीदारी जारी रखी। एक ग्राहक सुश्री कैलोवे की तस्वीर लेने के लिए रुका जब वह फर्श पर मर रही थी। हेगमैन 2007। जब अन्य लोग घटनास्थल पर मौजूद होते हैं या माना जाता है कि वे मौजूद हैं, तो व्यक्ति सामाजिक मनोविज्ञान के 2 बुनियादी सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं: दर्शक प्रभाव और जिम्मेदारी का प्रसार। दर्शक प्रभाव इस निष्कर्ष को संदर्भित करता है कि मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए एक दर्शक,
किसी घटना को देखने वाला और मदद की पेशकश करने के लिए पर्याप्त करीब की संभावना कम हो जाती है क्योंकि दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। यदि केवल एक व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति की मदद करने की संभावना किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक है और प्रत्येक नए दर्शक के जुड़ने से व्यवहार में मदद करने की संभावना और भी कम हो जाती है। डालें और लाटेन 1968, ईगली और क्रॉली 1986, लैटेन और डालें 1969। किटी जेनोविस के मामले में अपार्टमेंट इमारतों की खिड़कियों पर 38 दर्शक थे और उनमें से किसी ने भी मदद नहीं की। कुछ सबूत हैं कि केवल 6 या 7 लोगों ने वास्तव में हमले के कुछ हिस्सों को देखा, जबकि अन्य ने वही सुना जो कुछ लोगों ने समझा। एक प्रेमी युगल का झगड़ा। शुरू से आखिर तक पूरी घटना को स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं देखा और हमले का बड़ा हिस्सा वास्तव में किसी भी गवाह की सुनवाई के बिना हुआ। रासेनबर्गर 2006। फिर भी किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को नहीं बुलाया। सामाजिक मनोवैज्ञानिक बिब लैटेन और जॉन डाले ने दर्शक प्रभाव के बारे में कई क्लासिक प्रयोग किए। एक अध्ययन में प्रतिभागी एक कमरे में प्रश्नावली भर रहे थे जो धुएं से भरने लगा था। कुछ प्रतिभागी कमरे में अकेले थे, जबकि दूसरी स्थिति में वहां थे कमरे में 3 प्रतिभागी। तीसरी स्थिति में एक प्रतिभागी प्रयोगकर्ता के 2 सहयोगियों के साथ कमरे में था, जिन्हें धुएं को नोटिस करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाद में इसे अनदेखा कर दिया गया। अकेले प्रतिभागी स्थिति में 3/4 प्रतिभागी धुएं की सूचना देने के लिए कमरा छोड़ दिया। 3 प्रतिभागियों की स्थिति में केवल 1/3 से कुछ अधिक प्रतिभागियों ने धुएं की सूचना दी, जबकि संघियों के साथ कमरे में मौजूद प्रतिभागियों में से केवल 10वें ने ही ऐसा किया। चित्र 12.5। लेकिन दर्शकों की संख्या क्यों मायने रखती है? जिम्मेदारी का प्रसार वह घटना है जिसमें एक व्यक्ति अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण कार्रवाई या निष्क्रियता की जिम्मेदारी लेने में विफल रहता है, जिन्हें जिम्मेदारी साझा करने के लिए देखा जाता है। लैरी और फोसेट 1987। उत्तरदायित्वों का बंटवारा। तमाशबी नेफी। इस 20, 10, 0, 3 के समूह। 1. धुएं की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय मिनट। चित्र 12.5 एक क्लासिक प्रयोग में दर्शक की प्रतिक्रिया में शामिल तत्व। जब कमरे में धुआं भरना शुरू हुआ तो प्रतिभागी सर्वेक्षण भर रहे थे। जैसा कि आप संलग्न ग्राफ में देख सकते हैं, धुएं की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय और धूम्रपान की सूचना देने वाले लोगों का प्रतिशत दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि जिस समय धुआं देखा गया था उस समय कमरे में कितने लोग थे। यदि कोई व्यक्ति अकेला था तो उसके धुएं के बारे में रिपोर्ट करने की संभावना कहीं अधिक थी और 3 लोगों के होने की तुलना में वह इसकी रिपोर्ट अधिक तेजी से कर सकता था। स्रोत ले और एनी 190। आरोपण का एक रूप है जिसमें लोग समझाते हैं कि उन्होंने दूसरों की वजह से ऐसा क्यों किया या कार्य करने में विफल रहे। आम धारणा के विपरीत, जो दर्शक कार्रवाई करने में असफल होते हैं वे आमतौर पर उदासीनता, पीड़ित की देखभाल की कमी के कारण ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वे काफी गहराई से देखभाल कर सकते हैं। वे अन्य चिंताओं के अलावा जिम्मेदारी के प्रसार के कारण कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्लासमैन और हदाद 2008। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था, अन्य लोग ऐसा कर रहे थे और वहाँ बहुत सारे लोग थे और मुझे लगा कि उनमें से एक कुछ करेगा। ये सभी ऐसी स्थितियों में दिए गए बयानों के उदाहरण हैं। किटी जेनोविस और लाशांडा कॉलोवे को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वहाँ बहुत सारे संभावित सहायक थे और मदद के लिए चिल्लाने वाले लोगों में से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी नहीं ली।
उन्हें लगा कि निश्चित रूप से कोई और इसके बारे में कुछ कर रहा था। व्यवहार में सहायक 5 निर्णय बिंदु किस प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया है? क्या लोग मदद करने का निर्णय लेने से पहले विचार करते हैं? निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? सहायता की आवश्यकता कब होती है? डाले और लार्टेन 1968 ने कई संज्ञानात्मक निर्णयों की पहचान की। वे बिंदु जिनका सामना किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करने से पहले एक दर्शक को करना चाहिए। ये निर्णय बिंदु, जैसा कि तालिका 12.2 में उल्लिखित है, 40 से अधिक वर्षों के बाद भी उपयोगी माने जाते हैं। तालिका में सूचीबद्ध कारकों के अलावा मदद करने के निर्णय पर अन्य प्रभाव भी हैं। उदाहरण के लिए, किसी स्थिति में जितनी अधिक अस्पष्टता होगी, उसे आपातकाल के रूप में परिभाषित किए जाने की संभावना उतनी ही कम होगी। याद रखें, जिन लोगों ने किटी जेनोविस पर हमले के बारे में सुना था, उनमें से कई को यकीन नहीं था कि यह प्रेमियों का झगड़ा था या नहीं। यदि आसपास अन्य लोग हैं, खासकर यदि स्थिति अस्पष्ट है, तो समझने वाले दूसरों के कार्यों पर भरोसा कर सकते हैं, यह निर्धारित करने में सहायता के लिए कि स्थिति आपातकालीन है या नहीं। चूंकि सभी दर्शक ऐसा कर रहे होंगे, इसलिए बहुत संभव है कि स्थिति को गैर आपातकाल के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। एक अन्य कारक दर्शकों की मनोदशा है। अच्छे मूड वाले लोगों की मदद करने की संभावना आमतौर पर बुरे मूड वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन अजीब बात है कि उनकी मदद करने की संभावना उतनी नहीं होती। अस्पष्टता, स्थिति के विशिष्ट तत्वों की पहचान करना कठिन होने का गुण होना।